हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैथ्स पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको मैं सॉल्व करवा रही हूं। यानी प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनमें मैथ्स पेडागोजी के जो क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो ये जो पेपर है ये सितंबर 2015 वाला पेपर है। तो इसमें जो भी मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा यदि वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लिखा है प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सी श्रेणी क्रम उत्तम है? पहला विकल्प है प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक इकाई को विकसित करना, तुलना करना। दूसरा है तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक इकाई को विकसित करना, प्रामाणिक मापों का उपयोग करना। तीसरा विकल्प है तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग, प्रामाणिक मापों का उपयोग, प्रामाणिक इकाई को विकसित करना। और चौथा है प्रामाणिक इकाई को विकसित करना, प्रामाणिक मापों का उपयोग करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना और तुलना करना। तो प्रश्न में क्या कहा गया है? प्राथमिक स्तर। तो बात हो रही है प्राथमिक स्तर यानी कि 1 से 5 तक के लिए। तो श्रेणी क्रम क्या होना चाहिए? सबसे पहले तुलना करवानी है। तुलना करने के बाद अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, फिर प्रामाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक इकाई विकसित करना। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक हैं, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है। पहला विकल्प है विषयात्मक ध्येय, दूसरा है प्रक्रियात्मक ध्येय, तीसरा है सुव्यवस्थितता ध्येय और चौथा है सामाजिक ध्येय। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, विषयात्मक ध्येय यानी कंटेंट गोल। अगला प्रश्न है कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? पहला है द्विमुखी पटल, दूसरा है मोतियों की माला, तीसरा है बिंदु सीट यानी डॉट पेपर और चौथा है गिनतारा। कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि करना है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? बिंदु सीट यानी डॉट सीट, डॉट पेपर। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया। शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चे को प्रोत्साहित करता है। पहला विकल्प है मित्रों को सहयोग देने, दूसरा है विश्लेषण और संप्रेषण में, तीसरा है वे संख्याएं लिखने जिनमें शून्य हो और चौथा है वे संख्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो। तो वाद विवाद रखा गया है और वाद विवाद का टॉपिक क्या है? शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। तो ये जो है प्रोत्साहित करता है विश्लेषण और संप्रेषण यानी वाद विवाद जो है विश्लेषण और संवाद करने में प्रोत्साहित करता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। पहला विकल्प है पठन अक्षमता डिसलेक्सिया, दूसरा है लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया, तीसरा है गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया और चौथा है दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता। तो प्रश्न में क्या कहा गया है? संख्याओं और परकलन में समस्या हो रही है यानी कि बच्चा जो है वह डिस्कैलकुलिया से ग्रसित है। तीसरा विकल्प इसमें सही है, गणितीय अक्षमता।
डिस्ग्राफिया क्या होता है? तो इसमें बच्चे जो हैं गंदा लिखते हैं, उनकी जो लेखन क्षमता होती है वो सही से विकसित नहीं हो पाती, बच्चे टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं, तो ऐसी अक्षमता कहलाती है लेखन अक्षमता यानी डिस्ग्राफिया। डिस्लेक्सिया क्या है? ये पठन विकार है। तो डिस्लेक्सिया भी पूछ लिया जाता है, डिस्ग्राफिया भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इनमें अंतर को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। पहला विकल्प है शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए, दूसरा है मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, तीसरा है परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए और चौथा है मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए सहायता करते हैं। चौथा विकल्प इसमें सही है, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? पहला विकल्प है 15 गुणा 3 का मान ज्ञात कीजिए। आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे? कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। तो खुला अंत वाला प्रश्न क्या होता है? इसे ही मुक्त अंत वाला प्रश्न भी कहते हैं, जिसमें प्रश्न के एक से अधिक उत्तर होते हैं। तो एक से अधिक उत्तर किसके होंगे? कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। तो ये कई संख्याओं के गुणनफल 45 हैं। जैसे 5 में 9 का गुणा करेंगे 45 आएगा, 15 का 3 में करेंगे 45 आएगा। इसके अलावा 45 का 1 में गुणा करेंगे तब 45 आएगा, 9 का 5 में करेंगे तब भी 45 आएगा। इसी प्रकार से इसके एक से अधिक उत्तर हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इस समस्या का कारण है। पहला विकल्प है पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव, दूसरा है गणित में रुचि का अभाव, तीसरा है अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव और चौथा है शून्य के महत्व की समझ का अभाव। तो कक्षा 2 के विद्यार्थी हैं, हासिल वाले जोड़ नहीं कर पा रहे हैं, समस्या हो रही है उन्हें। तो इस प्रश्न का उत्तर है पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। पहला विकल्प है वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए, दूसरा है उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा किया जाना चाहिए, तीसरा है उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथातथ्य अभ्यास किया जा सके और चौथा है वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या है कि उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है वैन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं। पहला विकल्प है स्तर 0 मानसिक चित्रण, दूसरा है स्तर 1 विश्लेषण, तीसरा है स्तर 2 अनौपचारिक निगमन और स्तर 3 औपचारिक निगमन। तो बच्चे क्या हैं? ज्यामितीय स्तर के अनुसार विद्यार्थी आकृतियों तो जब विद्यार्थी आकृतियों को वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं तो वे स्तर 0 पर हैं मानसिक चित्रण। वैन हीले ने 5 स्तर दिए हैं, 3 ये लिखे हुए हैं स्तर 0, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, स्तर 4 कौन सा है ये भी याद रख लीजिए।
वैन हीले ने 5 स्तर दिए हैं, 4 ये लिखे हुए हैं, 0 से शुरुआत होती है। स्तर 0, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, स्तर 4। स्तर 4 कौन सा है? दृढ़ता। इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, स्तर 0 मानसिक चित्रण। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं? ज्यामितीय आकृतियों को छांट सकते हैं, उनका वर्णन कर सकते हैं, उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? पहला विकल्प है गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। दूसरा है दंड आरेख को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना। तीसरा है कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना। और चौथा है गणितीय समस्याओं पर दूसरे के विचारों का खंडन करना। तो संप्रेषण जो है गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करता है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह। पहला विकल्प है परिमाणात्मक अवस्था में है। दूसरा है विभाजनात्मक अवस्था में है। तीसरा है उपादान अवस्था में है। और चौथा है संक्रियात्मक अवस्था में है। तो यदि शिक्षार्थी भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह संक्रियात्मक अवस्था में है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। पहला विकल्प है विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। दूसरा है उच्चतर गणित के लिए तैयारी। तीसरा है गणित के अमूर्त विचार। NCF 2005 ये सिफारिश करता है कि कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ने में सहायता करना। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? पहला है संरक्षण, दूसरा है पंक्तिबद्धता, तीसरा है गणना और चौथा है अंक लिखना। तो संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है संरक्षण, बाकी ये तीनों महत्वपूर्ण पहलू हैं। पंक्तिबद्धता, गणना और अंक लिखना महत्वपूर्ण पहलू नहीं है पूछा गया है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइलें दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता? पहला विकल्प है गुणनखंड, दूसरा है गुणनफल, तीसरा है क्षेत्रफल और चौथा है आयतन। तो इस संकल्पना द्वारा आयतन को संबोधित नहीं किया जा सकता है। चौथा विकल्प इसमें सही है। क्योंकि आयतन जो है किसी आकृति या वस्तु का मात्रा या क्षमता होती है, इसीलिए इस संकल्पना द्वारा आयतन को संबोधित नहीं किया जा सकता। तो सितंबर 2015 वाला ये पेपर था। इसमें जो भी मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।